हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा थर्ड यूनिट का है। यूजिंग वर्ड्स टू एस्टैब्लिश सपोर्टिव रिलेशनशिप। शब्दों को किस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे आपसी संबंध बेहतर व उपयोगी हो सके। जैक गिब्स ने कुछ टिप्स दिए हैं, वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, डिस्क्राइब योर ओन फीलिंग रादर देन इवेल्युएट अदर्स। अर्थात बोलते समय हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, ना कि दूसरों का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरों का मूल्यांकन करने का अर्थ है कि हर समय दूसरों को क्रिटिसाइज करना, उनके ऊपर कुछ टिप्पणी करना, उनको किसी नाम से पुकारना, व्यंग करना। ठीक है, तो इस तरह से बातचीत करने से हमारे आपसी संबंध खराब हो सकते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति है वो डिफेंसिव हो जाता है और आपसे बातचीत करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो हमें हर समय दूसरों को टोकते नहीं रहना चाहिए। इसके जस्ट ऑपोजिट हमें अपनी जो हमारे फीलिंग्स हैं उनको दूसरों को बोलना चाहिए, ना कि हर समय उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बी जेन्युइन रादर देन मैनिपुलेट। हमको अपनी बातों जब किसी से बातचीत करते तो उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए, ना कि हमको अपनी बातों को बहुत तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करना चाहिए। घुमा फिरा के हमको बातें नहीं करनी चाहिए, सीधे तौर पे बड़े सच्चे ढंग से हमको अपनी बातें करनी चाहिए। तो हमें बातचीत करते समय एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे हम क्या पता चलता है कि हम दूसरों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम इससे दूसरे हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकेंगे और रिजेक्टेड फील नहीं करेंगे। थर्ड है सॉल्व प्रॉब्लम्स रादर देन कंट्रोल अदर्स। अच्छा, हमको दूसरों की समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हर समय उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। अधिकतर लोग क्या होते हैं कि जब दूसरों से बातचीत करते हैं तो ऐसा मत करो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमको इस तरह से नहीं, दूसरों को नियंत्रित करने की भाषा नहीं होनी चाहिए, जबकि हमको ये होना चाहिए कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी समस्या क्या है हमको विस्तार से बताइए, ये हम कह सकते हैं, ना कि ये मत करो वो मत करो। ठीक है, एक बहुत विंस्टन चर्चिल भी थे, उन्होंने भी कहा है कि उनको हर समय दूसरों के द्वारा कंट्रोल होना नहीं अच्छा लगता था। ठीक है, हम दूसरों से सीखने के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन हर समय कोई दूसरा हमको कंट्रोल करता रहे या हमको सिखाता रहे, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर कोटेशन में लिखा है स्टार लगा के। फोर्थ जो है एम्पैथाइज या रादर देन रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम अदर्स। जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो हमको उनके इमोशंस को फील करना चाहिए, उनके साथ परानुभूति होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हम उनसे अलगाव सुनी अनसुनी करके उनकी बातें सुने। ठीक है, तो डिटैच नहीं रहना चाहिए, हमको उनके साथ एम्पैथाइज फील करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम डिटैच रहते हैं तो उनको क्या, दूसरों सामने वाले को ये लगता है कि ये हमारे बातों में इंटरेस्टेड नहीं है और इससे रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, परानुभूति या एम्पैथी का क्या मतलब है। परानुभूति एक ऐसी क्षमता है जिससे हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं तथा यह भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि वो विभिन्न परिस्थितियों में वो व्यक्ति सामने वाला कैसी प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट है वही तटस्थ रहना, न्यूट्रल रह के किसी की बातें सुनना। तो वही हो गया कि हम उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट जो है बी फ्लेक्सिबल रादर देन रिजिड टूवर्ड्स अदर। हमें दूसरों के प्रति लचीलापन होना चाहिए, ना कि कठोर या सख्त नजरिया। ठीक है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं हमेशा हम ही सही हैं। ठीक है, दूसरों की बातों दूसरा भी आइडियाज लेने की कोशिश करना चाहिए कि दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है, अगर हम यही कहते रहेंगे कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, तो ऐसा एटीट्यूड दूसरों को डिफेंसिव बना देगा, रक्षात्मक बना देगा और वो कोई चीज़ बताने के तैयार नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट योर सेल्फ एज इक्वल रादर देन सुपीरियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम दूसरों से बातचीत करें कि हमको हर समय ये नहीं कोशिश करनी चाहिए कि बताने की कि हम तुमसे बेहतर हैं हमेशा। ठीक है, बातचीत करते समय हमको अपने को उसके इक्वल रख के बातचीत करना चाहिए, चाहे हम उससे स्टेटस में सुपीरियर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बेहतर प्रदर्शित करने से की कोशिश से हमारा आपस में संबंध जो है वो खराब हो सकता है। ठीक है, और उसको इक्वल मान करके हमको उसकी समस्या को
सुलझाना चाहिए। इसके अलावा जो बैफल गैप हमने बोला था कि बहुत कंफ्यूजिंग या बहुत हाई फाई शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपनी बातचीत में सीधे, छोटे और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है यूजिंग वर्ड्स टू वैल्यू अदर। इसका मतलब कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को इम्पोर्टेंस मिले, उनको सम्मान मिले, उनको हमको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। और उनको ये महत्व मिल रहा है, इम्पोर्टेंस मिल रही है कि हम आपकी भावनाओं को जानने में रुचि रखते हैं, हम आपसे कंसर्न है, ऐसा प्रदर्शित करना चाहिए, ठीक है। और इसमें दो तरह की रिस्पॉन्सेज हो सकती हैं। पहला है कन्फर्मिंग रिस्पॉन्सेज और दूसरा है डिसकन्फर्मिंग रिस्पॉन्सेज। तो हमें कन्फर्मिंग रिस्पॉन्सेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कन्फर्मिंग रिस्पॉन्सेज क्या क्या हो सकते हैं? पहला है डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि किसी के कहने पर हम सीधे प्रतिक्रिया कहने कि हाँ आप सही हैं, ठीक है, ये कन्फर्मिंग हो गया, हम आपसे सहमत है। दूसरा है एग्रीमेंट अबाउट जजमेंट, कि आपका निर्णय हमें स्वीकार है। तीसरा है सपोर्टिव रिस्पांस, कि जब हम उसकी फीलिंग को सपोर्ट करते हैं कि हाँ हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा होगा। उसके बाद है क्लैरिफाइंग रिस्पांस, जब हम उसकी बातों को स्पष्ट करते हैं कि मुझे कुछ आप जो कह रहे हैं मुझे स्पष्ट नहीं है, आप और क्लियर करके बताइए, ठीक है। तो ये कन्फर्मिंग हो गए। और एक और है एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव फीलिंग, हमको दूसरों से बातचीत करने समय कि वो पॉजिटिव फीलिंग देना चाहिए कि हम आपसे सहमत है, तो जिससे वो खुश होता है। कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए कि वेरी गुड, शाबाशी देना चाहिए। तो ये सब कन्फर्मिंग रिस्पॉन्सेज है। इसके जस्ट ऑपोजिट डिसकन्फर्मिंग रिस्पॉन्सेज क्या क्या हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए? पहला है सुनी अनसुनी करना, बीच में बात काटना, टोक देना, बीच में कुछ कह रहा बीच में टोक दिया, और कोई एकदम अलग इररेलेवेंट बातें करने लगना बीच में, और आधी अधूरी बातें सुनना, आधी नहीं ना सुनना। इम्पर्सनल रिस्पॉन्स करना, यानी तीसरे व्यक्ति को बीच में शामिल कर लेना, ठीक है, और बीच बीच में बड़बड़ाना या इनकोहेरेंट रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। और वर्बल और नॉन वर्बल के संकेतों में बिल्कुल मेल ना खाना, ठीक है। आप सामने सामने तो हाँ 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 कर रहे हैं, लेकिन आपके नॉन वर्बल क्यूज जो है बहुत चीज़ें कह देते हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं या कुछ है, तो इससे भी पता चल जाता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्ड्स के अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या अवाचिक संचार भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कम्युनिकेशन में, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या फील कर रहा है, उसमें बहुत अंतर भी होता है कभी कभी। तो ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जो है या संकेत हैं वो बहुत चीज़ें कह जाते हैं, ठीक। तो इनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। वो अगर इन देखें तो नॉन वर्बल क्या चीज़ हो सकती है? वे मौखिक व अमौखिक सूचनाएं जो भाषाई माध्यम के अलावा प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन NYC हमने लिखा है, वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनका अस्तित्व होता है बातचीत करने में या उसमें, ठीक है। और इससे हम दूसरों की फीलिंग्स के बारे में पता लगा सकते हैं। सेकेंड, नॉन वर्बल बिहेवियर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसकी कम्युनिकेटिव वैल्यू बहुत होता है, ठीक है। तो जैसे कभी कभी बातचीत करते समय हम नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो जानबूझकर भी हम दिखाते हैं, और कभी कभी अनजाने में भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस प्रदर्शित कर देते हैं, हमको मालूम नहीं चलता। जैसे हकला जाना, ब्लश करना, त्योरी चढ़ जाना, ये सब हम कभी कभी न जानते हुए भी अनजाने में करते, अनकॉन्शियसली भी करते हैं, ठीक है। और जानते हुए कैसे नॉन वर्बल करते हैं कि जैसे आंखों के इशारे से हमने कुछ कहना है, ठीक है, और हमने अपने हाथ के इशारे से कहीं कुछ कह दिया, तो उससे भी बहुत चीज़ें बिना कहे भी एक्सप्रेस हो जाती हैं। फिर थर्ड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज प्राइमरली रिलेशनल, मतलब कि सापेक्षिक होते हैं नॉन वर्बल। कभी कभी ये पर्पजली किए जाते हैं और यूटिलिटी होती है इनकी, ठीक है, इंपॉर्टेंस होती है। जैसे पुलिस ट्रैफिक जो है वो कभी ना बोलते हुए भी अपने हाथों के इशारे से भी ट्रैफिक को आने जाने के लिए कहता है, ठीक है, तो ये पर्पजली किया जाता है। दूसरा, इंप्रेशन फॉर्मेशन के लिए, छवि प्रबंधन में भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप इंटरव्यू देने गए तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशंस, आपका हाथ पैर कैसे हिला रहे हैं, क्या है,
है तो उसके बारे में बहुत, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत चीज़ें कह जाती हैं। हमारे जो इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं उनको भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस या क्यूज़ के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। और नॉन वर्बल के एक्सप्रेशंस जो हैं हम अब सीखते भी हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती हैं जिसमें हम नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस किस तरह से अच्छे से दें, इसको स्किल को सिखाया भी जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो एम्बिगुअस होते हैं, अर्थात अस्पष्ट होते हैं, ठीक है। कभी कभी इनकी पहचान करना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और देखा गया है जो हमारी जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं उसके क्यूज़ हमको जल्दी पहचान में आ जाते हैं। जैसे हम बहुत खुश होते हैं या किसी के लव एंड अफेक्शन किसी को प्रदर्शित करते हैं तो वो हमारे चेहरे पे ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है, जबकि नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं जैसे जेलिसी का है या ईर्ष्या का है, और तो ये जो है कभी कभी वो कंफ्यूजिंग भी होते हैं, ठीक है। हम चाहे कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो सामने प्रदर्शित नहीं होता है, ठीक है। जैसे कभी कभी स्माइल भी हम कर रहे हैं तो उसका बहुत मीनिंग हो सकता है। कभी कभी हमें खुश हैं इसलिए हम स्माइल कर रहे हैं, कभी कभी हम दूसरों के ऊपर हंस रहे होते हैं, उससे भी हम लोग उस स्माइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है मच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कल्चर बॉन्ड, अर्थात कि हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो संस्कृति से भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी इंडिया में है वो बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हमारे में सही नहीं माने जाते, अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी को हक करना या किसी बोलते समय या कुछ, ये हमारे इंडिया में हमारे कल्चर में उसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। और जबकि अमेरिकन्स में किसी को हक करना और किसी को गेज करके घूर करके देखना ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और हमारे कल्चर में इसको एक्सप्रेशंस को कम पसंद किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आया है वो है डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो पहला क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एक टाइम में एक ही हमको एक्सप्रेस हो सकता है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक टाइम में बहुत सारे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं तो एक ही समय में एक ही चीज़ हम कहेंगे, लेकिन हमारे चेहरे पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस आ सकते हैं, हमारा पूरा पॉस्चर, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस, मतलब कि जो वर्बल होते हैं, जो चीज़ हम क्या चीज़ कह रहे हैं, कब ख़त्म कर रहे हैं, इसमें क्लियर लाइन होता है। हमने एक सेंटेंस कहा फिर चुप हो गए, ये क्लियर लाइन हो गया। लेकिन हमारे वर्बल जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस हो सकते हैं, वो काफ़ी समय तक के लिए लगातार चल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन कॉन्शियस हमेशा कॉन्शियस होते हैं, जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो कॉन्शियसली बोल रहे हैं, लेकिन नॉन वर्बल जो है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हमारा उनके ऊपर कभी कभी कंट्रोल नॉन वर्बल पे नहीं भी होता है। तो ये हमारा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होते हैं। थर्ड यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला फंक्शन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है वो है रिपीटिंग यानी दोहराना। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी को रास्ता बताते हैं तो उसे वर्बली बोलने के साथ साथ हाथ से भी पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। तो इसे सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एम्बलम कहा है, ठीक है। तो ये हम लोग पर्पजली करते हैं जिसमें हम अपने बोलने के साथ साथ हम उसने हाथ के एक्शंस को या बॉडी के एक्शंस को भी उसी के साथ में तालमेल करते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटिंग या प्रतिस्थापन जिसको हम कह सकते हैं। तो कभी कभी हम वर्बल मैसेज के स्थान पर केवल नॉन वर्बल मैसेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने इशारों में कोई चीज़ बिना बोले इशारों में हम कोई चीज़ रास्ता बता देना, ठीक है। थर्ड है पूरक या कम्प्लीमेंटिंग। जब वर्बल तथा नॉन वर्बल क्यूज दोनों एक दूसरे के साथ जाते हैं तब हम उसको कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम खुश होते हैं तो हमारे बोलने के साथ साथ हमारे चेहरे पर भी हमारे एक्सप्रेशंस भी वो उसके साथ जो है उसको दिखाई देते हैं खुशी के।
नेक्स्ट है एसेंटिंग। एसेंटिंग यानी कितने जोर से या कितने बल के साथ हम कोई चीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हम सेंटेंस बोलते समय किसी शब्द पर कितना ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे टोन से पता चल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज योर आइडिया। योर पे अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब दूसरी जैसे है रोको मत जाने दो, इसका एकदम डिफरेंट मतलब है। दूसरा रोको मत जाने दो, ठीक है। तो हम एकदम टोटली दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। पहले में कह रहा है कि रोको, उसको जाने मत दो। दूसरा है उसको जाने दो, रोको मत, ठीक है। तो हम किस उस पे शब्द पे कितना ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, कितना उस पर स्टॉप कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे टोन से पता चलता है। नेक्स्ट जो है रेगुलेटिंग या विनियमन करना, ठीक है। तो नॉन वर्बल बिहेवियर हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को रेगुलेट भी करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल भी करता है, ठीक। तो अगर कोई स्पीच दे रहा होता है तो हाथ के इशारे से कह सकते हैं कि हम स्टॉप कर रहे हैं, दूसरा बोल सकता है, ठीक है। तो उसको हम इशारा से या कुछ नॉन वर्बल क्यूज दे करके हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्टरी या विरोध में। कभी कभी हमारे जो वर्बल क्यूज होते हैं और नॉन वर्बल क्यूज एकदम टोटली एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ कह कुछ और रहे हैं लेकिन मन में कुछ और सोच रहे हैं, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो इस समय हमारे जो नॉन वर्बल क्यूज है वो बहुत अच्छा संकेत दे जाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई टॉप करता है सामने वाला, तो हमने कह रहे थे अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टॉप किए हैं, लेकिन आपके टोन से पता चल जाता है कि आप अंदर अंदर आप ईर्ष्या कर रहे हैं उससे। नेक्स्ट है डिसीविंग या धोखा देना। धोखा देना तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम कुछ दूसरों को कुछ बात कहते समय जिससे झूठ बोलने का सहारा ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम वाइट लाई या सफ़ेद झूठ भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी दूसरों को बुरा ना लगे तो ऐसी चीज़ों को हम बड़े तरीके से बोलते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस के साथ में बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है फेस सेविंग। दूसरों का सम्मान रखने के लिए हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारे बोलने के टोन से, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर हम किसी को डायरेक्टली कोई कपड़ा पहन के आया तो बोल हमें डायरेक्टली अगर कह दे कि तुम बहुत बुरे लग रहे हो, तो वो एक बहुत दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट को वो मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा। तो हम उसको इस तरह से ऐसे टोन में कह सकते हैं कि उसको बुरा भी ना लगे और हमारे काम भी चल जाए, ठीक है। तो हमारे इनडायरेक्ट बोलने में हमारे नॉन वर्बल व्यूज बहुत सहायक होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोफेशंस में ही ऐसा होता है कि झूठ बोलने का एक उसमें शामिल होता है। जैसे वकील लोग होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को, अरे सर आपके ऊपर तो बहुत अच्छी ये चीज़ लगेगी, ठीक है, चाहे अच्छी लगे ना लगे, वो जो एक डिसीविंग की तरह से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और कभी कभी अचानक पकड़े जाने पर हम झूठ बोलने पे अगर झूठ बोलते हैं, अगर आप कुछ झूठ बोल रहे हो, अचानक पकड़ लिया आपको, तो हमारे नॉन वर्बल क्यूज ये बता देते हैं कि आप सही में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले से प्रिपेयर करके बैठे होते हैं कि अगर कोई हमसे ये पूछेगा तो हम ये कहेंगे, तो उसमें हमारा झूठ नहीं भी पकड़ा जाता है, ठीक है। तो अचानक बोलने पर हमारा जो है झूठ पकड़ा जाता है। नॉन वर्बल क्यूज जो है हमारे एक्सप्रेशन जो है वो संकेत दे देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद कि हमारा किसी का चरित्र, किसी व्यक्ति का चरित्र भी जो है हमारे बोलने के तरीके से पता चल जाता है, ठीक है। और जो है लाई डिटेक्टर्स होते हैं, जो कुछ झूठ बोलने की कला, पकड़ने की कला उनमें आती है। जैसे कुछ डिटेक्टिव्स होते हैं या कुछ होते हैं, तो उनको एक ये कला सिखाई जाती है कि किस तरह सामने वाला अगर कोई चोर है या कुछ है, अगर कोई झूठ बोल रहा है, तो किस तरह से वो डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फेशियल इमेजिंग डिवाइस होती है, उससे भी झूठ किसी व्यक्ति का पकड़ा जा सकता है। फिर पॉलीग्राफ एक होता है, उससे भी हम लाई डिटेक्शन कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट जो आया है टाइप्स ऑफ, तो ये थे फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा पॉस्चर और जेस्चर्स। ठीक है, तो पॉस्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बॉडी मूवमेंट्स के साथ हम हमारा किस तरह से हमारा बॉडी पॉस्चर है, हम कैसे किस प्रकार खड़े होते हैं, बॉडी के पोजीशन को स्टडी करने का को कहते हैं। और इस विधि को हम लोग कहते हैं काइनेसिक्स, जिसमें हम बॉडी पॉस्चर और जेस्चर्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे हाव भाव हैं और पॉस्चर्स हैं, व्यक्ति कैसे खड़ा है, किस तरह से कंधे झुका के खड़ा है कि स्ट्रेट खड़ा है। ठीक है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और उसके जेस्चर्स भी, हमारे अच्छे फेशियल जेस्चर्स या वो भी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे ब्लाइंड्स भी जो होते हैं वो भी जेस्चर्स का यूज़ करते हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे हाथ पैर हिलाना, शरीर और अपने हाथों को रब करते रहना, ये सब भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमको इंडिकेशन दे जाती हैं। फिर हो गया सेकंड जो टाइप है वो फेस एंड आईज है। तो सबसे पहला हमारा जो सबसे पहले हम फेस पे ही हमारा ध्यान जाता है। ठीक है, और सबसे पहले ही हम नोटिस किए जाते हैं हमारे फेस और आईज, और इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इनको कभी कभी समझ पाना बहुत कठिन भी होता है, क्योंकि हमारे फेस पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बदलते भी हैं। ठीक है, 1 सेकेंड्स के अंदर हम 1/5 सेकेंड के 1/5 हिस्से में ही हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी देखा गया कि हैप्पीनेस और सरप्राइज के जो क्यूज होते हैं नॉन वर्बल, वो हमारी आंखों से तथा लोअर फेस पे से पता चल जाता है। अगर हम गुस्सा होते हैं तो इसका जो है इंडिकेशन हमारी आईब्रोज द्वारा त्योरी चढ़ जाती है, उसे आईब्रोज तथा लोअर फेस तथा माथे पर उसका एक्सप्रेशन आ जाता है। फियर तथा सैडनेस का हमारी आंखों में एक्सप्रेशन आ जाता है। डिस्गस्ट का हमारे लोअर फेस पर आ जाता है। ठीक है, एकमैन और फ्राइजन ने भी स्टडी किया था और उन्होंने बोला था कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनके द्वारा सरप्राइज, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस तथा सैडनेस के भाव बहुत जल्दी दिखाई देते हैं, और ये यूनिवर्सल होते हैं। आप कहीं भी चले जाएं तो ये फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। एक और नाम है अफेक्ट ब्लेंड्स। इसका मतलब होता है कि जब हमारे चेहरे पर 2 या 2 से अधिक भाव या एक्सप्रेशंस एक साथ दिखाई देना। ठीक है, और बहुत सारे जो डांसेस में या नाटक में भी फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके है जो वॉइस, हमारी वॉइस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और सोशल साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी को पैरा लैंग्वेज का नाम दिया है। ठीक है, तो और जो हमारे नॉन वर्बल तथा बोलने की टोन को या वोकल मैसेजेस को स्टडी करते हैं इसमें, कि किस हम टोन के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बोलने की टोन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, बोलने की स्पीड है, पिच है, कितने लोअर टोन में कितने उसमें बोल रहे हैं, बोलने वॉल्यूम क्या है, हम बोलने के बीच में कितने गैप या पॉज लेते हैं, कितने उसकी लंबाई क्या है पॉजेस की, और बीच में अगर हकला रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं। ठीक है, आदि ये सब जो है इनको पैरा लैंग्वेज कहा जाता है। और ये किस प्रकार कोई सेंटेंस बोलने में ये शब्द कहे जा रहे हैं और किस शब्द पे कितना जोर दिया जा रहा है, ये इनको हम वॉइस या पैरा लैंग्वेज के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद है इसी में ही आता है सरकाज़म। सरकाज़म का मतलब ये होता है कि जिसमें किस शब्द पर हम कितना एम्फेसिस दे रहे हैं और आवाज़ की टोन क्या है, और जो वर्बली हम बोल रहे हैं उस इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, तो इसको हम सरकाज़म कहते हैं, कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और उसका वो टोन और एक्सप्रेशन जो है वो एकदम डिफरेंट जा रहा है उससे। ठीक है, उसके बाद आइज भी जो होते हैं, आइज से भी बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं। हमारे पैरा लैंग्वेज हमारे बिहेवियर को भी प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में ये पता चला है कि जब स्पीकर जो होता है बिना झिझक के बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता है तो उसका मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है वो। इसकी अब जस्ट ऑपोजिट, अगर वो बहुत धीमी आवाज़ में रुक रुक कर अटक अटक कर बोल रहा है और बहुत स्लोली बोल रहा है तो इसका मतलब उनको अपने पर कंट्रोल है। ठीक है, और तेज बोलने वाले में की तुलना में उनमें अधिक अपने पे कंट्रोल दिखाई देता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल है टच। टच भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
19th और 20th सेंचुरी में जब छोटे बेबीज़ के में एक डिजीज़ फैली थी जिसका नाम था मैरस्मस। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि इसका कारण जब पता ढूंढा गया क्यों ऐसा हुआ बच्चों को, तो पता चला कि उन बच्चों को पेरेंट्स या नर्सेस का फिजिकल कांटेक्ट नहीं मिल पाया था। जैसे बच्चे पेरेंट्स जो हैं उनको चिपटा के बच्चों को प्यार करते हैं, ठीक है, तो उनको ऐसे बच्चों को नहीं मिल पाया था। इसके कारण बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। ठीक, तो टच से भी बच्चों की मेंटल फंक्शनिंग या मानसिक कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। टच कई प्रकार से संकेत करते हैं। पहला जो टच का संकेत है वो फंक्शनल या प्रोफेशनल होता है। उदाहरण के लिए बहुत दांत के डॉक्टर हैं, हेयर कट वाले हैं या ऐसी चीज़ें, वो आपको पर्पसली प्रोफेशनल हैं तो वो टच करेंगे ही, तभी वो या डॉक्टर्स या कुछ हैं, ठीक है, तो वो प्रोफेशनली वो टच करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है सोशल और पोलाइट टच होता है। जैसे आप हाथ मिलाना या किसी से हैंडशेक करना है तो ये सोशल रिलेशनशिप को के लिए होता है। फिर उसके बाद फ्रेंडशिप या वार्मथ दिखाने के लिए, जैसे पीछे आप अपने फ्रेंड्स के हैं, हाथ मारना, क्लैप करना पीछे बैक पे, या ये सब जो है फ्रेंडशिप को प्रदर्शित करते हैं। लव और इंटीमेसी को क्या चीज़ वो करती है, हक करना, किसी को गले लगा लेना। उसके बाद सेक्सुअल अराउजल्स के भी बहुत सारी चीज टच से पता चलता है, जैसे किस करना, ये सेक्सुअल अराउजल के द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे को किसी दूसरे व्यक्ति को टच कर रहा है, किस पार्ट को टच कर रहा है, कितने प्रेशर के साथ टच कर रहा है, किस परिस्थिति में टच कर रहा है, तो ये भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत जानकारी दे सकते हैं। ये तो आप लोग भी फील करते होंगे। ठीक है, वो उसका क्या चरित्र है वो उसकी जानकारी भी दे जाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस या शारीरिक आकर्षण। तो ये भी समाज में बहुत ज़्यादा वैल्यू किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में, कुछ जॉब्स में जो है वो अट्रैक्टिवनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कुछ लोग ऐसे फ्रेंड्स भी बनाते हैं जो अट्रैक्टिव ज़्यादा होते हैं, उनको अधिक फेवर भी करते हैं। कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो उन छात्रों को अधिक फेवर करते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं, उनको इंटेलिजेंट और पॉपुलर और फ्रेंडली भी मानते हैं। ठीक है, हमारे क्लोथिंग, हमारा कपड़े पहनने का तरीका, पहनावा आदि छवि निर्माण या इम्प्रेशन मैनेजमेंट में भी बहुत सहायक होते हैं। और यूनिफॉर्म में ड्रेस किए गए लोग अधिक प्रभावित करते हैं हमको। जैसे आर्मी वाले हैं या कुछ है तो हमको अधिक इम्प्रेशन अच्छा जमा लेते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और है डिस्टेंस। मतलब जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति, तो उनके बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, तो इस स्टडी को कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जो छोटी छोटी चीज़ है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होती है, पैरा लैंग्वेज क्या होती है, सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें स्किन कांटेक्ट से भी हमको पता चलता है कि क्या उसमें डिस्टेंस से भी पता चलता है कि क्या उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, तो कुछ बहुत सारी स्टडीज हुई, उन्होंने बोला कि जब दो व्यक्तियों के बीच 18 इंचेस तक की दूरी होती है तो इसका मतलब वो लोग बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, इंटीमेट है। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स के साथ भी बैठते हैं तो बहुत पास पास बैठते हैं। ठीक है, अब 18 इंच से 4 फीट की दूरी पे अगर कोई बातें कर रहा है, पर्सनल डिस्टेंस इसको कहा जाता है, तो यह रिलेशनल पार्टनर या पब्लिक में होता है। ठीक है, और 4 फीट से या 12 फीट की दूरी है, ये सोशल डिस्टेंस कहलाती है। इसमें 4 से 7 फीट तक की दूरी सेल्समैन और कस्टमर के बीच में हो सकती है। 7 से और 12 फीट की जो दूरी होती है वो फॉर्मल सिचुएशन में अधिक दिखाई देती है। और 12 फीट से अधिक दूरी पे होने, जैसे क्लासरूम में है, टीचर्स स्टूडेंट्स के बीच या स्पीकर और ऑडियंस के बीच में डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कोई दो व्यक्ति उनके बीच में क्या डिस्टेंस है उससे भी हमको उनके रिलेशनशिप के बारे में बहुत पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टाइम की स्टडी को क्रोनेमिक्स कहते हैं। और ये भी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने टाइम को किस तरह से यूज़ कर रहा है और उसका किस तरह से वो स्ट्रक्चर कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कल्चर में
कोई व्यक्ति अगर बहुत देर से पहुंचता है और दूसरों व्यक्ति को बहुत वेट कराता है, तो इसका मतलब क्या, वो बड़े हाई स्टेटस वाला है। ठीक है, जैसे मंत्री लोग हैं या कुछ लोग हैं, हम बहुत देर में आ रहे हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि उनमें बड़ी उनकी स्टेटस हाई है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो अपनी वैल्यू दर्शाना चाहते हैं देर से आकर के। ठीक है, और कुछ, लेकिन कुछ कल्चर्स में पंक्चुअल होना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और कुछ में नहीं भी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नॉन वर्बल, वो है टेरिटोरियलिटी या क्षेत्रीयता। या इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति दूसरों से बातचीत करते समय या उसका स्पेस कितना है, कितना दूरी बना के रखता है उसका, तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक कॉन्टैक्ट जोन होता है, एक स्पेस होता है। ठीक है, तो उसी को टेरिटोरियलिटी बोलते हैं। जो लोग हाई स्टेटस के होते हैं, जो उनका मतलब जैसे जो उच्च पद पर होते हैं, जैसे मिनिस्टर्स हैं या अधिकारी लोग हैं, वो अपने आसपास जो है वो स्पेस अधिक बना के रखते हैं। ठीक है, आप उनके बहुत निकट खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते, या उनके कमरे में भी अगर आप जाएंगे तो नॉक किए बगैर आप नहीं जाएंगे उनके कमरे में। ठीक है, इसी तरह से कोई स्टूडेंट है, वो अगर टीचर के रूम में जाना चाहता है तो बिना आज्ञा लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसका स्टेटस उससे ज़्यादा है। ठीक, तो आप घर पे भी देखते होंगे कि कई कई जो टेबल डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, तो जिन जो घर का मुखिया होता है वो सामने वाले चेयर पे बैठेगा। ठीक है, तो उससे उसकी स्टेटस का पता चलता है। नेक्स्ट जो है वो एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी फिजिकल एनवायरमेंट, व्यक्ति अपने आसपास किस प्रकार का एनवायरमेंट बना के रखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो इंटरेक्शन को प्रभावित भी करता है। ठीक है, तो घर में उसकी क्या, उसके घर के डिज़ाइंस हैं, उसकी क्या पिक्चर्स हैं, वो किस तरह से अपने घर को रखता है, उस है ना, रहन सहन का क्या तरीका है, ये भी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसके पर्सनालिटी के बारे में बहुत अधिक जानकारी दे सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। थर्ड यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी अशाब्दिक संचार की कैसे व्याख्या की जाए। नॉन वर्बल क्यूज़ को किस प्रकार इंटरप्रेट करते हैं, इसके लिए एल्बर्ट मेहराबियन ने बहुत सारे क्यूज़ इम्पॉर्टेंट बताए हैं। उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट क्यूज़ बताए हैं, इमीडिएसी, सेकेंड है अराउजल, तथा थर्ड है डोमिनेंस। इमीडिएसी क्या होता है, तुरंता, जिसको हम बोलेंगे तुरंता या इमीडिएसी क्यूज वे संकेत होते हैं जो हमारी बिहेवियर में लाइकिंग का संकेत देते हैं और प्लेजर, खुशी या प्लेजर की फीलिंग को भी बताते हैं। ठीक है, जिन व्यक्तियों में हम जिन व्यक्तियों को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनकी तरफ हम मूव करते हैं, तथा जिन व्यक्ति को हम डिसलाइक करते हैं तो उनको अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इमीडिएसी जो है क्यूज यही दर्शाते हैं कि हम कैसे किसी इंडिविजुअल को कितना लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। ठीक है, तो हमारे ये क्यूज जो है हमारे फिजिकली, हमारे इमोशनल, सेंसरी अवेयरनेस को या सांवेदिक जागरूकता को भी बढ़ाते हैं। ठीक, हम स्पेस तथा टेरिटोरी दोनों संकेतों के द्वारा हम पॉजिटिव तथा नेगेटिव फीलिंग्स का पता लगा सकते हैं। मेहराबियन ने कुछ बताए, कुछ नॉन वर्बल क्यूज बताए, जैसे टच है और फॉरवर्ड लीन, मतलब आगे झुक के बात करना, तथा आई कांटेक्ट या ओपन बॉडी ओरिएंटेशन के साथ में हम किसी को बात करें, तो ये क्या दर्शाते हैं कि ये हम ये इमीडिएसी का संकेत देते हैं और ये कितना हम लाइक कर रहे हैं किसी को। ठीक है, तो इसमें जैसे निकटता, अगर हम किसी व्यक्ति को लाइक करते हैं तो ठीक, तो निकटता क्या होगी, प्रॉक्सिमिटी हमारी क्लोज होगी और हम सामने की ओर झुके होकर के उनसे से बात करेंगे। और इनमें बॉडी ओरिएंटेशन हमारा डायरेक्ट होगा और साइड बाय साइड भी हो सकता है, बगल बगल बैठ के भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और आई कांटेक्ट हमारा उसमें डायरेक्ट रहता है। फेशियल एक्सप्रेशन जैसे स्माइल करना है तो ये भी लाइकिंग को ही दिखाता है। जेस्चर्स, हमारे सिर हिला के हम बात करेंगे, मूवमेंट भी होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, और पॉस्चर्स जो है ओपन आर्म्स ओरिएंटेड होते हैं, खुली होते, बाहें एक दूसरे की तरफ फैली होती है। ठीक है,
और टच में जो है कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट टच भी हम देते हैं। जैसे फ्रेंड्स हैं तो हम उनको आपस में कंधे पे हाथ रख के बात कर सकते हैं या हाथ पे हाथ रख के बात कर सकते हैं, ठीक है। और वॉइस जो है हमारी उसमें पिच जो है हाई हो सकता है, तेज हो सकती है आवाज़, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो हम ये दिखाते हैं कि वो व्यक्ति को लाइक करता है, और इसी के जस्ट ऑपोजिट हो सकते हैं तो उसके डिसलाइकिंग को दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया अराउजल, उत्तेजना, या इसका मतलब होता है कि हमारा जो फेस, हमारी वॉइस जो है और हमारा मूवमेंट, उसके सोर्स क्या है, ठीक है। इन संकेतों द्वारा हम अराउजल द्वारा ये पता चल लगाते हैं कि दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया करेगा कि नहीं, या हमारे सुनने हमको सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, ठीक है। अगर बहुत सामने वाला हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति बहुत पैसिव या डल वॉइस में, बहुत सुस्त आवाज में कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पहला वाला हमको लाइकिंग को दर्शाता था, अराउजल हमको ये बताता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें इंटरेस्टेड है कि नहीं सुनने में, ठीक है। अगर हम दूसरे व्यक्ति से अगर पूछें कि क्या आप हमें 1-2 मिनट दे सकते हैं, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, हाँ श्योर, क्यों नहीं, आप हमको जो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, हाँ बताइए, बहुत धीमी आवाज में या डल आवाज में कहेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमको इस क्लू के द्वारा, अराउजल के द्वारा पता चलता है। थर्ड जो है वो डोमिनेंस या प्रभुत्व। मेहराबियन ने ये बताया कि डोमिनेंस किसी रिलेशनशिप में पावर का क्या बैलेंस है, इसको दर्शाता है, ठीक है। तो डोमिनेंस यूज से हमारी स्टेटस का या पोजीशन का या इम्पोर्टेंस का पता चलता है, ठीक है। एक जो हाई स्टेटस वाला व्यक्ति होता है वो अगर लोअर स्टेटस वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करेगा तो उसका बॉडी पोस्चर बहुत रिलैक्स्ड रहता है, ठीक है। उसके जस्ट ऑपोजिट जब एक छात्र अपने प्रोफेसर से बात करेगा तो वो जो है वो प्रोफेसर, वो तो एकदम सीधे खड़े होकर के उनकी, लेकिन प्रोफेसर जो है वो क्या अपनी चेयर पे आराम से बैठ करके एक पैर डेस्क पे भी रख सकता है, हाथों को अपने पीछे रख सकता है, ठीक है। और छात्र जो है वो हाथ बांध के खड़ा हो सकता है उसके उनके सामने, ठीक है। तो आमने सामने वाला व्यक्ति की डोमिनेंस क्या है, प्रभुत्व क्या है, ये भी हम पता चल जाता है कि उनके रिलेशनशिप को पता कर देता है, ठीक है। और जो हाई स्टेटस के व्यक्ति होते हैं अपने आसपास अधिक स्पेस बना करके रखते हैं, तथा उनका ऑफिस का कमरा भी बड़ा होता है और उन तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रयत्न भी करने पड़ते हैं, ठीक है। पहले आप उनके लिए टाइम लीजिए उनसे, उसके बाद जो है आप वेट करिए, तब आप उनसे मिलने जाइए, ठीक है। तो वो हाई स्टेटस को दिखाता है। और वहीं एक जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं या कुछ होते हैं, उनको आप आसानी से पहुंच सकते हैं उनके पास में, ठीक है। और स्टेटस के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की ड्रेस भी होती है, उनके घर का भी स्ट्रक्चर या घर का सजावट भी वैसे ही होती है, ठीक है। जब हम स्पेस, टेरिटरी, पॉस्चर, फर्नीचर आदि के द्वारा हम डोमिनेंस या सबमिसिवनेस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। माइकल अर्गिल ने कुछ चीज़ें, क्यूज बताए हैं जो डोमिनेंस को दिखाते हैं, जैसे यूज ऑफ स्पेस, जो जो हाई स्पेस पे होगा, जैसे हाइट की जगह पे या ग्रुप को फेस करना, मोर स्पेस होना, ये उस इसका मतलब वो ज़्यादा डोमिनेंट है वो व्यक्ति, डोमिनेंस। और आई कांटेक्ट जो है वो लोअर स्टेटस का कम होता है, हाई स्टेटस का अधिक होता है। फेस जो है वो स्माइल नहीं करेंगे, त्योरी चढ़ा के बहुत मैच्योर चेहरा बना के अगर रखते हैं, इसका मतलब वो हाई स्टेटस वाले हैं। टच जो है वो जो हाई स्टेटस वाले हैं वो ही टच को शुरू भी करते हैं, वॉइस अपनी तेज रखते हैं, लो पिच रखते हैं, दूसरों को टोकते भी अधिक हैं, जेस्चर दूसरों की ओर पॉइंट करके बात करेंगे, ठीक है। और उनका पॉस्चर जो होता है सीधे खड़े होकर जो है वो हिप्स पे अपना हैंड्स रख के और रिलैक्स्ड मूड में सीना चौड़ा करके खड़े रहते हैं, इसका मतलब कि वो उनका स्टेटस जो है वो हाई है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कि अब हाउ टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू इंटरप्रेट नॉन वर्बल मैसेजेस, ठीक है। अवाच्य संकेतों की व्याख्या करने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ऐसी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे नंबर 1 है कंसिडर
नॉन वर्बल क्यूज इन कॉन्टेक्स्ट, अवाचिक संकेतों को उनके परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके हमको जज करना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में वो कहा दिया गया है। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को बदल जाने पर नॉन वर्बल क्यूज का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हाथ बांधे खड़ा है तो इसका ये नहीं मतलब है कि वो आपको पसंद नहीं कर सकता, हो सकता है कि उसको ठंड लग रही हो है। ठीक है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए नॉन वर्बल क्यूज को कंसिडर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, लुक फॉर क्लस्टर्स ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। हमको केवल एक नॉन वर्बल क्यू के ऊपर नहीं फोकस करना चाहिए, हमें एक से अधिक अवाचिक संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे हम किसी व्यवहार को जज करने के लिए केवल एक स्पेसिफिक क्यू पर हमको नहीं फोकस करना चाहिए, बहुत सारे क्यूज को मिला करके हमको कोई निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि वो आपसे आंख मिलाकर बात कर रहा है कि नहीं, आपको फेस कर रहा है कि नहीं, आपसे कितनी दूर खड़ा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड जो है, वो कंसिडर पास्ट एक्सपीरियंसेस व्हेन इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है, तो अवाच्य संकेतों की व्याख्या करते समय हमें अपने पूर्व अनुभवों का भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ हमारा कांटेक्ट बढ़ता है या हम उसको बहुत जब अच्छे से जानने लगते हैं तो उसके हम नॉन वर्बल क्यूज को भी अच्छे से समझ पाते हैं, जैसे क्योंकि उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम परिवार में आपके एक दूसरे के नॉन वर्बल क्यूज को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा उनके साथ एक्सपीरियंस हो गया होता है। ठीक है, अगर आपके पापा कब आपसे नाराज हैं, ठीक है, कब तो उनके त्योरी, उनकी आंखों में या उनके त्योरी चढ़ी होगी या कुछ उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी हमको पता चल जाएगा कि आपके पापा जो है आपसे नाराज हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ, वो एक्सपीरियंस के साथ हुआ, क्योंकि हम उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस अधिक है। फिर नेक्स्ट जो है, चेक योर परसेप्शंस विद अदर। ठीक है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, उनको हमको दूसरों के साथ चेक भी करना चाहिए कि क्या ये सही में ऐसा है कि नहीं। इसको परसेप्शन चेकिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हम दूसरों के साथ अपने केवल अंदाजा लगा के बैठ नहीं सकते हैं कि आप उनसे भी कंफर्म करिए कि आप, अगर आपको लग रहा है कि दूसरा वाला आप पे इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि क्या तुम्हें मेरा खाना पसंद आया कि नहीं पसंद आया। ठीक है, तो इसको परसेप्शन चेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नॉन वर्बल क्यूज को, उसके हम फेशियल एक्सप्रेशंस को हमने ऑब्जर्व किया, उसका फेस, जैसे आपने कोई नई डिश बनाई, आपने घर में सबके सामने प्रस्तुत किया, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को पहले आप देखिए कि उनका चेहरा कैसा बन रहा है उनको। ठीक है, और फिर उसको उसकी इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उससे पूछिए कि क्या मुझे लगता है कि आपको मुझे मेरा खाना पसंद नहीं आया, क्या मैं सही हूँ, तो उससे आप चेक भी कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम दूसरों के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को या क्यूज को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सब अगर इसकी हम टोटल उसकी समरी देखें तो नॉन वर्बल क्यूज हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, एटीट्यूड्स को नॉन वर्बल क्यूज द्वारा ही प्रदर्शित भी किया जा सकता है। वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज में अंतर होने पर नॉन वर्बल क्यूज जो है वो हम उस पर ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या दूसरी चीज़ों से, नॉन वर्बल क्यूज से हम जान लेंगे कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, और वैसे भी नॉन वर्बल क्यूज में कभी कभी अस्पष्टता भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड यूनिट जो है वो टोटल समाप्त होता है। थैंक यू।